ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दबंगों ने बेटे की किए की सजा दी, पिता को देर रात लटकाया फांसी के फंदे पर। थाना सदर क्षेत्र की झाड़ियों में मिला युवक का शव, चाकुओं से गोद कर की गई है हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टोरन के खिलाफ खोला मोर्चा, अलबतिया बालाजीपुरम कॉलोनी के ऊपर से निकली है लाइन। और आगरा कॉलेज में छात्रों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत, सूचना पर पहुंची पुलिस, कॉलेज प्रोक्टोरियल बोर्ड भी जुटा जांच में। और अब खबरें विस्तार से। थाना सदर क्षेत्र में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की लाश झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसकी चाकुओं से गोदकर बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। घटना के बाद आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने मृतक के शव को रखकर आगरा ग्वालियर हाईवे जाम कर घंटों हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी डंडे भी फटकारने पड़े। घटना आगरा के थाना सदर क्षेत्र के नगला शिवलाल चावली की है। यहाँ रहने वाला 35 वर्षीय राकेश सदर क्षेत्र में एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी पर काम करता था। रोजाना की तरह वो रविवार सुबह अपने काम पर गया, लेकिन जब रात घर वापस नहीं आया तो सोमवार सुबह उसकी लाश क्षेत्र में ही बने ताल फिरोज खां के पास झाड़ियों में मिली, जिसका चाकुओं से गला रेता गया था। साथ ही पेट पर भी कुछ वार कर उसकी बुरी तरह से हत्या की गई थी। इस घटना की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, वो मौके पर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने राकेश की लाश को देखा, वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने राकेश के शव को ले जाकर आगरा ग्वालियर हाईवे जाम कर दिया। इस खबर के लगते ही कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया और जाम खुलवाने व लाश को पोस्टमार्टम भेजने की जद्दोजहद में लगे रहे। आक्रोशित स्थानीय लोगों और पारिवारिक जनों के अनुसार मृत राकेश सुबह 10 बजे घर से निकला था और रात 8 बजे उसकी पत्नी से उसकी बात भी हुई। उस समय तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद देर रात वो वापस नहीं आया, जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला और सुबह उसकी लाश जरूर मिल गई। ड्यूटी करने के लिए 10 बजे जाता है पार्वती वाले पे, तो जब शाम को 8:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरा आ जाता है, तो रात को लौटा नहीं है। हाँ, तो वहाँ तो छुट्टी होके आ गया, सुबह यहाँ झाड़ियों में मिला है। इस पूरे मामले में मृतक के पिता बताते हैं कि उसकी हत्या उसके पुराने सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले उदय यादव ने की है। वो 2 दिन पहले भी राकेश पर जानलेवा हमला करा चुका है। बच जाने के बाद उदय यादव ने उसे शीघ्र ही जान से मारने की भी धमकी दी थी, जिसके बाद राकेश डरा हुआ था। उसने ये बात अपनी मां को भी बताई थी और आज उसकी हत्या कर दी गई। अब वो सिर्फ ये मांग करते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो। राकेश नगला शिवलाल के रहने वाले हैं, इनकी हत्या की गई है ऐसा बता रहे हैं। ये कहीं पार्वतीपुरम ये सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है, उसमें काम करते थे। कल इनकी पत्नी मिलने गई, खत्म गया और पीछे नहीं यार ऐसे बाल आ रहा है, काफी चोट है, गला रेता गया और ये पेट में भी चोटें दिख रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि यहाँ आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। 3 महीने पहले भी इसी गांव के एक युवक की हत्या कर ऐसे ही फेंक दिया गया था, जिसमें आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और आज फिर एक बार गांव के युवक की हत्या देख लोगों का आक्रोश फूट गया और उन्होंने जमकर आगरा ग्वालियर हाईवे पर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों की माने तो इस घटना में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये जो है 3 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे थे, तो 1-1.5 महीने पहले जिनके यहाँ कर रहे थे उनके यहाँ से ड्यूटी छोड़ दी थी इन्होंने। वहाँ से फिर ये जिनके यहाँ कर रहे थे वो 1 महीने से इनको लगातार धमकी दे रहा था कि तूने मेरे यहाँ से छोड़ दी, मैं तुझे देख लूँगा, ये है वो है। कल रात को 9:45 बजे मेरा भाई और जो उदयराज है और उसके 4 साथी सेवला रोड पे सीओडी रोड पे ये भाई से बात कर रहे थे बैठ के आराम से। मैंने उनसे रास्ते निकल के जा रहा, मैंने कि भैया कैसे बात कर रहे हो इनसे, क्या बात है, क्या मैटर है? कि मैंने कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ। मैंने चलो ठीक है आ जाओ जल्दी। बोले ठीक है आ रहा हूँ मैं। फिर ये 10 बजे मैं 10:30 बजे घर पे पहुँच के मैं सो गया। फिर ये देखा मैंने 11:30 बजे तक भाभी बोली कि आया नहीं है तुम्हारे भाई। मैं फिर निकला हूँ, मैं 1-1:30 बजे
तो ये मिले नहीं है। फिर सुबह इनकी 5:30 बजे डेड बॉडी पाई हुई है। इनका जो पूरा गला काट दिया, पेट काट दिया, हाथ पैर काट दिए। स्थानीय जनता इतनी आक्रोशित थी कि जब भी पुलिस लाश को उठाने की कोशिश करती वो पुलिस को खदेड़ देते। इस दौरान पुलिस से कई बार लोगों की झड़प भी हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई बार लाठी डंडे भी फटकारने पड़े। अंततः 3 घंटे के बाद स्थानीय विधायक और जिम्मेदार लोगों के समझाने के बाद पुलिस ने लाश को उठाया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना में शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। आगरा में एक परिवार की महिला से छेड़खानी में मुकदमा दर्ज कराने के बाद परिवार वाले खुद अदालत बन गए और जल्लाद भी आरोपी के न मिलने पर उसके सोते पिता को उठाकर फांसी पर लटका दिया और जब तक खड़े रहे तब तक की उसकी सांसें न थम गई और उस मृतक का भाई जो पास में सो रहा था वो भी कुछ नहीं कर पाया। फिलहाल परिवार वालों के द्वारा दी गई तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ये घटना थाना अछनेरा के अरदाया की है। वहां के निवासी किसान मृतक तेज सिंह के बेटे राजकुमार के खिलाफ महिला के साथ छेड़छाड़ का पूर्व में आरोपियों ने मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार को तेज सिंह अपने घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पशुओं के बाड़े में अपने भाई लाखन के साथ सोया था। मृतक के भाई लाखन के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे पड़ोसी मुकेश, नरेंद्र, फौजी, चंद्रवीर और बबलू पहुंचे। उन्होंने तेज सिंह को दबोच कर लुंगी से गले में फंदा कसा और घसीटते हुए ले गए। इसके बाद तेज सिंह को पेड़ पर लटका दिया। 2 लोगों ने उसका मुंह बांध दिया जिसके कारण वो शोर नहीं मचा पाया। लाखन सिंह का कहना है कि हमारे जिस बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है उस बेटे की जॉब पुलिस विभाग में लगने वाली थी। आरोपी परिवार नहीं चाहता था कि वो पुलिस में लगे, इसी के चलते उस परिवार ने राजकुमार पर ये मुकदमा दर्ज कराया। मृतक के भाई लाखन सिंह ने बताया कि तेज सिंह ने तड़प कर दम तोड़ने तक आरोपी मौके पर ही खड़े रहे। आरोपियों के जाने के बाद लाखन का शोर सुनकर परिवार वाले और गाँव वाले पहुंचे। तेज सिंह नामक व्यक्ति नया अरदाया गांव में पेड़ से लटके मिले हैं। उनकी बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा ये लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जांच होकर जो जैसा भी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा लड़का पुलिस में लग रहा था, उसके विरोध के चक्कर में उससे लड़ाई हो गई थी, आपस में झगड़ा, इससे उन्होंने हमारा विरोध किया। उस चक्कर में हमारा भाई को मारा है। सूचना पर सीओ विजय कुमार, इंस्पेक्टर नरेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और शव को उतरवाया। मौके पर पहुंचे डिप्टी एसपी ने बताया कि लाखन की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना के पीछे बेटे के गुनाह की सजा पिता को दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। डिग्री कॉलेजेस में नया सत्र शुरू होते ही आवारा छात्र अपना रुतबा दिखाने के लिए दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। सोमवार को उत्तर भारत के बड़े राजकीय कॉलेज में छात्रों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। आगरा कॉलेज प्रोक्टोरियल बोर्ड पुलिस के साथ मिलकर आरोपी छात्रों की पहचान करने में जुटा है। आगरा कॉलेज में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सुबह से शाम तक हजारों स्टूडेंट्स के साथ अभिभावकों का कॉलेज में आना जाना रहता है। इसी बीच दोपहर करीब 1 बजे कुछ छात्रों ने कॉलेज गेट पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज का स्टाफ भी बाहर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी छात्र फायरिंग कर तुरंत फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है। अभी हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ इसलिए भाग के आए। देखा कि कुछ 2-3 लड़के जो है ऐसे हवाई फायर करके जो है यहाँ से भाग गए। देखिए, प्रोक्टोरियल बोर्ड सुबह से ही अपनी मुस्तैदी से यहाँ पर अपना कार्य कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉलेज में इस समय एडमिशन चल रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया अपने चरम पर है, तो बाहर के बच्चों का और गार्जियंस का लगातार आना जाना है। तो इसलिए इस समय ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कॉलेज का विद्यार्थी है या कौन बाहर का बच्चा है। अभी हम लोगों को जानकारी मिली कॉलेज के गेट पर कुछ 1 या 2 अज्ञात लोग जिनके चेहरे पर रुमाल वगैरह बांध रखा था और वो कुछ गलत हरकत करके गए हैं। तो हम लोगों को जैसी खबर मिली हम तुरंत यहाँ आए हैं। आगरा कॉलेज मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित अग्रवाल के मुताबिक कॉलेज का प्रोक्टोरियल बोर्ड भी अपने स्तर से जांच में जुटा है। आरोपी छात्रों की पहचान होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक घटना के पीछे कॉलेज में रंगदारी जमाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। इससे पूर्व भी कई बार कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो चुकी है। फिलहाल दिन दहाड़े फायरिंग होने से कॉलेज में प्रवेश लेने आए स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जा रही है, तो वहीं आगरा में भी सपा नेता साइकिल रैली निकाल लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में सपा नेता विवेक यादव ने प्रतापपुरा से साइकिल रैली निकाल
केजरीवाल सरकार की लाभकारी नीतियों से शहर के लोगों को अवगत कराया। साथ ही उनका कहना था कि इन योजनाओं के चलते आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर सपा की सरकार बनेगी। प्रदेश के मुखिया की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतापपुरा चौराहे से विवेक यादव के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें खुद विवेक यादव साइकिल चला युवाओं को रैली से जोड़ते नजर आए। उनका कहना था कि प्रदेश में सरकार बनते ही सपा ने जिन वादों को किया था उन्हें पूरा करने में लगे हैं, फिर चाहे वो लैपटॉप का वादा हो या समाजवादी पेंशन योजना का। सपा सरकार ने इन 3 सालों में अपने सभी वादे पूरे किए हैं और प्रदेश की जनता भी सपा सरकार से पूरी तरह से खुश है। उनका कहना था कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर प्रदेश की जनता सपा को प्रदेश की कमान सौंपेगी। इसमें 5 तारीख से लेके साइकिल रैली का अभियान चल रहा है। इस साइकिल रैली के तहत सभी नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं और साइकिल रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे 2012 में सरकार बनने से पहले, उन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो कब्रिस्तानों की 4 दीवारी हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, इन सब बातों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इन्हीं सब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नौजवान, छात्र, पब्लिक के जनता के बीच में जा रहा है और जनता को बता रहा है समाजवादी पार्टी ने आपके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई, इनको पूरा करने का काम किया है और आने वाले 2017 के जो विधानसभा चुनाव में जिससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो सके और पुनः सरकार समाजवादी पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बने। इस साइकिल यात्रा के दौरान युवा सपाई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिंदाबाद और मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और लोगों को सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराते नजर आए। हर माह के दूसरे सोमवार को लगने वाले समाधान दिवस में नहीं पहुंच रहे फरियादी। जी हां, शासन के आदेश पर नगर निगम में लगने वाले समाधान दिवस में लोगों की रुचि अब खत्म हो गई है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसके चलते अधिकारियों को भी अब फरियादियों के आने का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि अधिकारी समस्याएं कम होने की बात कहते हैं। शासन की मंशा थी कि सरकारी दफ्तरों में परेशान होने वाले फरियादियों को राहत देने के लिए समाधान दिवस की शुरुआत की गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता समाधान दिवस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि सोमवार को लगे समाधान दिवस में फरियादियों के इंतजार में अधिकारियों को भी बैठे देखा गया। 1-2 फरियादियों को छोड़ दें तो काफी देर तक अधिकारी फरियादियों का इंतजार करते रहे। समाधान दिवस में लगातार घटती फरियादियों की संख्या से अधिकारी भी हैरान हैं। हर महीने के दूसरे सोमवार को समाधान दिवस लगाया जाता है। पहले तो लोग समस्या लेके आते थे, अब थोड़ी सी कम लोग आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम काम कर रहे हैं और समस्या नहीं रही लोगों की। आज जो समस्याएं आई, सफाई को लेके आई, 1-2 स्ट्रीट लाइट की, 1 सीवर लाइट की, 1 पानी को लेके, 8 समस्याएं अब तक आ चुकी हैं 12 बजे तक। समाधान दिवस में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो निश्चित समय में समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हैं। इस दौरान टोरंट आवास विकास जल संस्थान के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। एडीए में हर माह होने वाली MPR यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर VC-ADA ने सभी अधिकारियों के साथ ADA सभागार में बैठक कर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में सबसे ज्यादा फटकार नियोजन विभाग, संपत्ति और प्रवर्तन विभाग को मिली, जिसके बाद सभी ने कार्यों को पूरा करने और काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया। आगरा विकास प्राधिकरण में हर माह होने वाली मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट पर होने वाली बैठक में ADA VC मनीषा त्रिघाटिया ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर VC-ADA ने सभी की जमकर क्लास लगाई। उनका कहना था कि काम में शिथिलता लाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पेंडिंग हो रहे काम को देखते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को काम में तेजी लाने की बात कही है। बैठक की जानकारी देते हुए ADA अपर सचिव ने बताया कि VC ने नियोजन, प्रवर्तन और संपत्ति पर नाराजगी जाहिर की है। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जो प्राधिकरण की गिरती आय के संबंध में गंभीर अप्रसन्नता प्रकट की है और विशेषकर संपत्ति अनुभाग और अवैध निर्माण और मानचित्र अनुभाग को विशेष निर्देश दिए हैं कि लक्ष्यों के सापेक्ष जो आय है उसको हर दशा में पूरा किया जाए और इसी आशय के निर्देश जारी किए हैं कि जो नीलामी या आवंटन हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं
वो प्राप्त जितनी प्रॉपर्टी हैं उनको छांटा जाए और सभी की मौके पर सत्यापन करने के पश्चात ही विज्ञापन निकाला जाए, जिससे कि बाद में आवंटियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीसी की नाराजगी देखने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि काम में लापरवाही कर रहे अधिकारी भी अब सचेत हो गए हैं और अगली बैठक में वीसी की नाराजगी से बचने के लिए काम में तेजी लाने की बात कहते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। हॉस्पिटल रोड पर एसएन हॉस्पिटल के बाहर बनी करीब 36 दुकानों को 2 दशक पहले मिला अभयदान एक बार फिर अभयदान दिला सकता है। जी हां, अतिक्रमण अभियान के दौरान अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चल रहे अभियान से खौफजदा लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात कर तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश को लिखित में दिखाया, जिसके बाद अधिकारी न्यायपूर्ण कार्रवाई की बात कहते हैं। इन दिनों अतिक्रमण अभियान अपने पूरे शबाब पर है और हर कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए यह अभियान बेरोजगारी का भी सबब बन रहा है। इसी अतिक्रमण अभियान से भयभीत हॉस्पिटल रोड पर बनी कुछ दुकानदारों ने उप नगर आयुक्त अनिल कुमार से आकर मुलाकात की। राजेंद्र मार्केट में सामने बनी दुकानों की अपनी एक समिति भी है। समिति की संरक्षक सुधा सिंह ने बताया कि साल 1992 में ऐसे ही अभियान के दौरान उनका व्यापार खत्म करने की बात हो रही थी, जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठी और 12 दिनों तक चली इस भूख हड़ताल के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक रंजन ने लिखित में उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। नहीं मिली थी, पहले सिंधी बाजार को दुकानें मिल चुकी थी, हमको दुकान नहीं मिली थी। इस चक्कर में मैंने अनशन किया था। अनशन किया, डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हें दुकान यहाँ से हटाने से पूर्व कोतवाली पर दे दी जाएंगी, लेकिन जब से प्रयास करते करते अभी तक हम दुकानें नहीं मिली और अतिक्रमण से हम घबराए हुए हैं। लगभग कितना समय हो गया आपको? सन 92 में किया अनशन, 2003 में मेरे को मुकदमा भी किया गया, मुझे हटाने की कोशिश की। 2003 में मैंने कोर्ट गई, कोर्ट से निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। उसके बाद भी और आज भी हम किराया एडवांस में जमा किए हुए। इस बारे में जब उप नगर आयुक्त अनिल कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि इन्होंने उस वक्त के कागज दिए हैं और जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक स्थान को इन्हें दिए जाने की योजना थी, उस पर भी अमल किया जाएगा। प्रत्यावेदन दिया है। लगभग 36 दुकानदार लोग वहाँ पूर्व में हटाने का एक प्रावधान था। जैसा कि तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इनको तब तक ना उजाड़ा जाए जब तक इनकी कोई स्थायी व्यवस्था ना हो जाए। तो
तो उनको प्रत्यावेदन पे हम संपत्ति अधीक्षक को कहा है कि उसका परीक्षण करके और जो भी न्याय संगत चीज़ नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दुकानें हैं वो आगे अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है, ताकि इस तरह की और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। देखिए, नगर निगम ने उनको आवंटन किया था और अगर हम उनको हटाते भी हैं तो नगर निगम से विधिवत सदन और कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास करके उनको खाली कराया जाएगा। एक नियमों के अंतर्गत या प्रक्रिया अपना के उनको कहा जाएगा भाई आप लोग यहाँ खाली करिए। फिलहाल अधिकारियों ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले को दिखा लिया जाएगा और जो सही होगा उसे अमल में लाया जाएगा। बहरहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद अब दुकानदारों को उम्मीद जागने लगी है। रिहायशी कॉलोनी के घरों के ऊपर से 33,000 kVA की हाई टेंशन लाइन गुजरने से गुस्साए लोगों ने टोरन कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। टोरन के सुरक्षा कर्मियों ने जब ऑफिस का गेट बंद कर दिया तो गुस्साए लोगों ने बाहर से ताला जड़ दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा अब टोरन के खिलाफ इस मसले को लेकर उग्र आंदोलन का मन बना रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टोरन पावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आक्रोशित लोगों ने टोरन कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। 33 kVA की हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर आए क्षेत्रीय लोगों को टोरन के सुरक्षा कर्मियों ने अंदर तक नहीं जाने दिया। टोरन कार्यालय का गेट बंद होने की वजह से कार्यकर्ताओं का गुस्सा और ज्यादा फूट गया। गुस्साए लोगों ने ऑफिस के बाहर बैठकर टोरन पावर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर उनकी एक न चली। अवधपुरी में घरों के बीच में खंभे खड़े हुए हैं, हाई टेंशन 11,000 की लाइट जा रही है। जब आंधी और तूफान आता है तो 33,000 किलोवाट और 11,000 किलोवाट की लाइटों का तार घरों में प्रभाव हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम सब लोगों ने यहाँ कर आंदोलन किया था। इन लोगों ने हमसे ये वादा किया था कि उस हाई टेंशन लाइन को हटाएंगे, तो उससे पहले एक बच्ची की वहाँ मौत हो चुकी थी। आज हम सब लोगों ने, इन महिलाओं ने यहाँ कर हम सब लोगों से बात करने के लिए आए कि आपने हाई टेंशन लाइन क्यों नहीं हटाई, तो अंदर से ताला लगाकर बैठ गए। और जब ताला लगाकर बैठने के बाद एक अधिकारी अंदर से महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है और गाली बक रहा है, तो ऐसे शब्द कह रहा है जो मैं आप सब लोगों को कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूँ। इसलिए आज तेज होकर हम सब लोगों ने बाहर से इनको ताला लगाकर बंद कर दिया है कि अगर हमको आप अंदर नहीं जाने दोगे तो हम भी आपको बाहर से अंदर से बाहर नहीं आने देंगे। और जब तक हम लोग बैठे रहेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा और इस समस्या के समाधान को हम लिखित में लेकर रहेंगे। बालाजीपुर मलबत्ती अवधपुरी के ऊपर घरों के ऊपर से 33,000 kV की हाई टेंशन लाइन जा रही है। इसको लेकर 29 मई को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा घेराव किया गया। गौरतलब है कि अलबतिया बालाजीपुरम कॉलोनी के घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक तेज हवा चलने एवं बारिश होने से घरों में करंट फैल जाता है। इस समस्या को लेकर युवा मोर्चा कई बार पहले भी टोरंट अधिकारियों को अवगत करा चुकी है। सोमवार को टोरंट पावर के अड़ियल रवैये से गुस्साए लोगों ने कार्यालय के बाहर ताला जड़ दिया। वहीं भाजपा नेता राहुल चौधरी के मुताबिक टोरंट पावर की इस लापरवाही से क्षेत्र में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। समाज को न्याय दिलाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रहे विधि छात्र इन दिनों खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से परीक्षाएं न होने से लॉ स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लग गया है। LLB के स्टूडेंट्स अब छात्र नेताओं की शरण में जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरने का मन बना रहे हैं। समाज को न्याय दिलाने के लिए कानून की पढ़ाई पढ़ रहे छात्र इन दिनों खुद न्याय के लिए तरस रहे हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक सत्र 2013 व 14 की परीक्षाएं नहीं करा सका है। समय से परीक्षा न होने की वजह से विधि छात्र बेहद आक्रोशित हैं। आगामी 20 अगस्त से विधि छात्र कुलपति और रजिस्ट्रार का घेराव कर परीक्षा कराने की मांग करेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय को हम कई बार अवगत करा चुके हैं समाजवादी सभा की ओर से और समस्त छात्र LLB की तरफ से कई बार विज्ञापन दे चुके हैं, पर विश्वविद्यालय के कानून में कभी भी रूल न रोंगी है, क्योंकि विश्वविद्यालय हमेशा LLB छात्रों के सहायता में हित करता आया है। तो हम लोगों का ये प्रोग्राम, हमारा साइकिल यात्रा 15 तारीख को समाप्त हुई। 16 तारीख से मैं खुद स्वयं आकर के यहाँ भूख हड़ताल और आंदोलन जारी रखूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन बिना धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के परीक्षा तक कराने में नाकाम है। समय से परीक्षाएं न होने की वजह से लॉ स्टूडेंट्स का सत्र 1 वर्ष पिछड़ गया है। अब 3 वर्षीय LLB के छात्रों को 5 वर्ष में कानून की डिग्री मिल पा रही है। इससे पूर्व भी कई बार छात्र नेता विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से मिल विधि परीक्षाएं कराने की मांग कर चुके हैं। शायद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हंगामे का ही इंतजार है। गैर शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारी शिक्षकों को मिलने से शिक्षक नेताओं में तीखा आक्रोश है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शासन के फरमानों के खिलाफ उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। बुधवार को मिड डे मील में दूध और कोफ्ता के बाद अब स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को ही दे दी गई है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों पर पढ़ाई के अतिरिक्त कई कार्यों का बोझ डाल दिया जाता है। यही वजह है कि आए दिन शिक्षक नेता समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं।
अब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन का मन बना रहा है। शासन ने बुधवार को मिड डे मील में दूध के साथ कोफ्ता देने के आदेश दिए हैं। मध्याह्न भोजन वितरण के लिए प्रति छात्र बेहद कम धनराशि शासन से दी जाती है। ऐसे में मामूली धनराशि में गुणवत्तापूर्ण आहार देना बेहद मुश्किल है। सरकार का है भी ऐसे हिसाब से पहले जो वर्तमान है उनसे भी एक बार मिल चुके हैं, पूर्व से भी कहा था। एक तो प्रमोशन है प्रधानाध्यापक, एक जो है रैपिड सर्वे में निलंबन हुआ था अध्यापकों को 182 अध्यापक वो तो बहाल कर दिए गए थे, लेकिन उनका एरियर लटका हुआ है। एरियर आज तक नहीं निकला है, तो सामूहिक उनका एरियर निकल जाए। 117 140 का एरियर है, वो भी तत्काल निकाला जाए। ये सभी मांगे हैं, और भी शिक्षक आ रहे हैं जो मांगे हमारे सामने रखेंगे, लिखित में दे रहे हैं शिक्षक, उन सभी मांगों को आज रखेंगे। मिड डे मील को लेकर के ही बहुत लंबे समय मिड डे मील में उन्होंने एक तो दूध का वितरण का दे रखा है, तो दूध की बड़ी समस्या है, इसको भी रखेंगे हम। एक ड्रेस में स्वेटर वितरण का नया एक वो चला दिया है उसी पैसे में, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अब इन्हीं समस्याओं को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष राकेश चाहर के मुताबिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जल्द डीएसए को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मिड डे मील के बाद निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की ही जिम्मे है। इस वर्ष स्कूल ड्रेस में स्वेटर देने का भी प्रस्ताव शासन से स्वीकृत हुआ है। स्वेटर वितरण के लिए यूनिफॉर्म बजट में अलग से बजट की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से बेहद रोष है। दक्षिणांचल के मीटर लगाने के विरोध को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों ने मीटर लगने के बाद मिलने वाले फायदों को बताया है। साथ ही दक्षिणांचल विद्युत प्रबंधक ने वादा किया है कि जिन जगहों पर DVVNL ने 80% भी मीटर लगा दिए हैं, वहां बिजली विभाग 14 से 20 घंटे बिजली देना शुरू कर दे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां दक्षिणांचल विद्युत विभाग अपने मीटर लगाने के अभियान के करीब पहुंच रहा है, वहां 14 से 20 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी। ये कहना है बिजली विभाग के प्रबंधक प्रभु एन सिंह का, जिन्होंने अपने उपभोक्ताओं से वादा किया है कि वो अपने घरों पर मीटर लगवाएं, फिजूल बिजली खर्च को रोकें और वो उन्हें 14 से 20 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने 100% मीटर कर लिया है। अब इसके पश्चात रेगुलेटरी कमीशन का भी आदेश है, हमें 100% जो हमारे 30 लाख कंज्यूमर है उनको हर जगह मीटर्ड करना है। अनमीटर्ड आज चल सकता है, 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, बट अगर हम चाहते हैं कि साहब विद्युत आपूर्ति बढ़ाएं, हमें मीटर्ड करना होगा। सेकेंड, हमारा जो कमिटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का कि अक्टूबर 16 से हम मिनिमम हर ग्रामीण क्षेत्र को 16 घंटे और 22 से 24 घंटे मिनिमम देंगे, महानगर को या टाउन एरियाज़ को। उसके लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। हम 97 बिजली घर, बिकॉज हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, 97 बिजली घर का काम चल रहा है। 97 में हमारे 92 ऑलरेडी टेंडर फाइनल हो गए हैं। उस 92 में से 57 काम चल रहा है, जो हम लोग का 2 दिन पहले रिव्यू था। आज जो हम लोग मीटरिंग करें उसी का, इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी बचेगी, लोग ठीक से कंज्यूम करेंगे, हम अच्छी बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 20 घंटे बिजली सप्लाई करने का एमडी का वादा किस सोच की उपज है, आने वाला वक्त बताएगा। वहीं हो सकता है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में DVVNL के घर घर मीटर लगाने के अभियान का लगातार विरोध हो रहा है, जिसे शांत कराने के लिए एमडी दक्षिणांचल ने ऐसा कहकर लोगों को एक लॉलीपॉप दिया हो। साथ ही अपने बयान में एमडी प्रभुनाथ सिंह ने 14 से 20 घंटे बिजली देने के लिए जो वजह बताई है, वो भी उनके इस वादे को मजबूती देती दिख रही है। फिलहाल लोगों में बिजली कटौती के कारण गुस्सा भरा है, जो मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें शांत कराने के लिए दक्षिणांचल बिजली अधिकारी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए चल रहे प्रशासन के अभियान से पक्षपात की बू आने लगी है, जिसके साथ ही अब तक इस अभियान की सराहना करने वाले व्यापारी और राजनीतिक लोगों ने अब इस अभियान पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चलने वाले अभियान पर व्यापारियों और राजनीतिक लोगों ने पक्षपात के आरोप लगाए हैं। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में अपनी दुकानों को खो चुके लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के आदेश पर भेदभाव की मंशा से अभियान चला रहे हैं, जिसमें वर्ग विशेष और सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों को बचाया जा रहा है। रोजगार तोड़ दिए गए और उन लोगों का ऐसा बुरा हाल किया जा रहा है, हम उसके विरोधी नहीं है, मगर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि जो सत्ता से सहयोग चाहते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं, उन लोगों के छोड़ दिए जाते हैं, उनके नाम पर केवल एक दिखावा किया जा रहा है। शहर में चल रहा है, ऐसा कहां पर देखने को मिला आपको जहां पर ये? कई जगह ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों में कि वहां पर छोड़ दिया गया, वहां पर मशीन लगाई, मशीन के मालूम पड़ा कि बनकी साहब नेक पहुंचा करके छोड़ दिया। मगर जिस तरह के जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि
अतिक्रमण चलना अच्छी बात है, अतिक्रमण को हटाना अच्छी बात है, चौड़ीकरण हकीकत बात है, मगर किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं हो। कहते हैं लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब वो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लगाए हों। लेकिन प्रशासन के अभियान को किसी आरोप को लगाने की जरूरत नहीं। वो जहां जहां चला वहां अपने निशान छोड़ चुका है, जिसमें लोगों के साथ हुए भेदभाव की कहानी साफ साफ नजर आती है, जिसमें अतिक्रमण के बाद लोगों के टूट चुके मकानों की तस्वीर में दिखाई देता है कि प्रशासन अभियान के नाम पर कुछ पर अपने महाबली की मार और कुछ पर अपनी कृपा दिखा रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की पारंपरिक परिक्रमा निकाली जाती है, जिसमें कभी आस्था और श्रद्धा दर्द से झलकती थी, लेकिन वर्तमान में निकलने वाली शिव भक्तों की परिक्रमा सड़कों पर अभद्रता, अश्लीलता और उपद्रव से भरी हुई नजर आती है, जिस पर प्रशासन का भी कोई काबू दिखाई नहीं देता। बम भोले के जयकारे लगाते शिव भक्तों की असभ्य यात्रा पर देखिए ताज न्यूज की खास रिपोर्ट। वर्षों पुरानी पारंपरिक शिव परिक्रमा ने अब आस्था और श्रद्धा का चोला उतारकर असभ्यता और अश्लीलता की चादर ओढ़ ली है। जहां कभी परिक्रमा करते शिव भक्तों में धार्मिक और आस्था का सैलाब उमड़ता दिखाई देता था, वहां अब अभद्रता दिखाई देती है। वर्तमान में परिक्रमा करते शिव भक्त रास्तों पर उपद्रव करते चलते हैं और अपने मार्ग में आने वाले तमाम जन सुविधाओं को तोड़ते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, इन शिव भक्तों की सेवा के लिए लगाए गए भंडारों और पानी की व्यवस्थाओं का भी ये शिव भक्त गलत प्रयोग करते हैं। वहीं इन शिव भक्तों को देखने वाली भीड़ पर पानी के पाउच और तमाम खाने की सामग्री का पथराव भी करते दिखाई पड़ते हैं, जो वर्षों पुरानी इस परिक्रमा की तस्वीर को दूसरा रूप देता नजर आ रहा है। अगर साल दर साल इस परिक्रमा की तस्वीर ऐसे ही बदलती रही तो एक दिन इस परिक्रमा को तमाम सेवाकारों व करदाताओं का समर्थन मिलना बंद हो जाएगा और ऐसा होना हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिव भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। बम बम भोले के जयकारों से गूंजते मंदिरों में भक्तों की शिव के प्रति असीम श्रद्धा नजर आई। उत्तर भारत के बड़े बल्केश्वर मेले में श्रद्धालुओं ने भंडारों का भी आयोजन किया। बल्केश्वरनाथ महादेव मंदिर का श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बहुत प्राचीन मेला है। दूसरे सोमवार को परिक्रमा का विधान है, परिक्रमा दूसरे सोमवार को लगती है और चारों महादेव की परिक्रमा लगाने के बाद भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण पाता है। शाम को भव्य श्रृंगार, फूल बंगला, आरती, अद्भुत लाइट, भगवान के 56 भोग लगेंगे। सही भक्त दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। मंदिर में ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेला है ये बहुत प्राचीन मेला है। बाबा बिल्वकेश्वरनाथ का इस सोमवार को, सावन के चारों सोमवारों को 4 महादेवों का मेला लगता है, जिसमें दूसरे सोमवार का मेला बाबा बिल्वकेश्वरनाथ महादेव का लगाया जाता है, जिसमें शरणार्थी और परिक्रमार्थी कल शाम से यानी इतवार की शाम से 3-4 बजे से परिक्रमा स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जो चारों महादेव की पूरे आगरा का भ्रमण करते हुए, बल्केश्वर महादेव दर्शन करते हुए, यहाँ जल का अभिषेक करते हुए और चारों महादेव की परिक्रमा लगाते हैं। ये परिक्रमा लगभग 60 से 70 किलोमीटर की और ये नंगे पांव लगाई जाती है। मेले बहुत प्राचीन मेला है। ये आगरा के चारों महादेव पे लगता है। ये दूसरा सोमवार है। यहाँ पर बिल्वकेश्वरनाथ महादेव मंदिर का मेला लगता है और यहाँ शाम को फूल बंगला और 56 भोग का प्रोग्राम है। ऐसा है ये सोमवार का ये सावन के से दूसरे सोमवार का मेला है ये, और ये बहुत प्राचीन मेला होता है। यहाँ पर लाखों की भीड़ इसमें चलती है और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ा जो मेला होता है वो मेला ये यहाँ लगता है बल्केश्वर महादेव मंदिर के अंदर। हम सब भक्त मिलकर के भोले बाबा की प्रसाद बंटवाते हैं। तो भोले बाबा की अति कृपा है हम सब लोगों पे। जितने बिल्डर, ठेकेदार, सरिया ठेकेदार सभी लोग आते हैं। थाना बरहन इलाके के गड़ी बाजरा में दबंग लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी। ये गोली बुजुर्ग के पैर में लगी है। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। रविवार देर शाम थाना बरहन इलाके में गड़ी बाजरा में दबंग लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी। गोली रोहतास सिंह के पैर में लगी। घायल के परिजनों के अनुसार गांव के ही दबंग लोग सियाराम, प्रकाश, पप्पू, रिंकू शराब के नशे में गोली चला रहे थे। इन्होंने 3 राउंड में फायरिंग की।
जो एक गोली रोहताश के पैर में जा लगी। गोली लगने से रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। ऐसा दारू पी गए 4 लोग, सियाराम, पप्पू और वो रिंकू और प्रकाश। क्या हुआ? तो आकर के दारू पी सीधी गेट में से गोली चढ़ रहे, घर पे आ रहे थे खाना खाने के लिए। इन्होंने बचे खूब, पहली गोली थे, दूसरी गोली इन्होंने पहली गोली गेट में लगी। कितनी गोली चलाई है लगभग? 3 चलाई हैं। कहाँ लगी गोली पापा के? एक पापा के पैर में। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है और पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।